Hi, everybody. Surround yourself with people who inspire you to level up. Today is 18th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. जोग फॉल्स वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स है इंडिया का और ये लोकेटेड है शारावती रिवर पे। भेड़ाघाट वाटरफॉल सिचुएटेड है जिसको धुआंधार भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम? सो द आंसर इज सी। असम में है दिस चांदुबी लेक एंड चापानाला लेक, हैफलॉन्ग लेक। और जबकि कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, हमिरसर है गुजरात में और साला लेक है अरुणाचल प्रदेश में। सो द राइट आंसर हियर इज दिस डी। देन फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज कयाल? तो कयाल लगून ऑफ केरला है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून? तो द आंसर इज पेरियार इज अ रिवर, इट इज नॉट अ लगून। पेरियार इज नॉट अ लगून। पेरियार इज द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सेismic intensity? Regur soil is most widespread in which state? Which one of the following crop enriches the nitrogen content in soil? The solution to the problem of soil salinity and alkalinity is what? Which one of the following statements is not true for laterite soil? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है pernicious means हानिकारक, having a harmful effect especially in a gradual or subtle way, that is harmful. आलस नहीं करना चाहिए, आलस हानिकारक होता है। फीस्टी का मतलब होता है बहुत लड़ाकू है, फीलिंग और डिस्प्लेइंग एन ईगरनेस टू फाइट, क्वारल्सम भी नहीं होना चाहिए। एरुडिशन का मतलब होता है पांडित्य, द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, स्कॉलरशिप, नॉलेज। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप, इक्विवेलेंट, कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री। Bravado means वाहवाही, a bold manner or a show of boldness intended to impress or intimidate. Boldness, bold manner, swag. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSAT. This is first question. Read this passage carefully and answer this question. And this is second one. What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? ऐसे puzzles ना solve करना चाहिए, दिमाग तेज चलता है इससे. So do this. So these are 2 questions for today. ये 18th of August के 2 सवाल है। ताइवान क्राइसिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इन जो चाइना और ताइवान के रिलेशंस को भी एक्सप्लेन किया था, हैव अ लुक। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ ताइवान। बहुत न्यूट्रल रह के हमें इसकी बात करनी है, ताइवान जियो पॉलिटिक्स की, और इसको स्पेशली टिंकर करना है, इस इशू को देखना है, लेंस जो होगा वो इंडियन इंटरेस्ट होगा। सो डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। ये पहला सवाल है। अब सी, हम जिस टाइप के सवाल देखते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपकी स्टडी, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करेगा। आपने 50 वीडियो देखे होंगे दिस जियो पॉलिटिक्स ऑफ ताइवान के, अब उसको लिख के भी बताओ, यू विल अंडरस्टैंड जो मैं आपको हमेशा जो बताने की और सिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट इट डाउन। Prepare a note on the All India services, analyze their roles and duties. Again, very interesting question. Answer this question as well. और आंसर करने के बाद इस वेबसाइट पे आप उसको सबमिट करो। सारे सबमिशंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। We will discuss all of your entries. Okay? और डिस्कशन में बहुत ज़्यादा फीडबैक की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप आंसर लिख भी रहे हो तो आप 99% स्टूडेंट से बेहतर हो। मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आप आंसर लिख भी रहे हो तो आप 99% स्टूडेंट से बेटर हो। यहाँ सब हवा में बातें करते हैं, एक्चुअल में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे पेन पेपर में आंसर लिखते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, यू आर रियली गुड। ओके, सो दिस इज 16th of August। अब यहाँ पे एक ऐसे था, राइट एन ऐसे ऑन एस्पायरेशंस, एम्बिशंस एंड अप्रोचेस ऑफ इंडिया एट 75।
अब ऐसे बातें बनाना तो बहुत आसान है, हम घंटों बातें कर लेंगे, अब इसको लिख के दिखाओ तो फिर समझ में आता है कि क्या डिफ़िकल्टीज आती है। आप में से कुछ लोगों ने बोला एक दिन का और टाइम चाहिए बिकॉज ये एक ऐसे था, सो लेट अस डिस्कस इट टुमारो। वैसे हम +2 साइकिल फॉलो करते हैं, 16th का आज डिस्कशन था, बट लेट अस डिस्कस इट टुमारो बिकॉज दिस ये एक ऐसे था ये, ओके। अब इनमें से कुछ सबमिशंस देखो, ये सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, इनकी कॉपीज देखो, आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे। पार्टिसिपेट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आपको इतना अच्छा चांस मिला है इतने अच्छे से पढ़ने का, इसको यूटिलाइज करो, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। सो दिस इज 18th of August 2022 और आज का जो डिस्कशन है वो है द हिंदू और today is the Hindu only, okay. Then regarding your YouTube comments, so this is really good evening राम नरेश। अब देखो बायोफ्यूल पे अजय ने कितना अच्छे से शॉर्ट नोट बनाया। अब ये नोट उसके पास रिटेन रहेगा, बाद में कभी भी बायोफ्यूल पढ़ना है, all you have to do is revise your note और everything crystal clear हो जाएगी। This will save time and this will give confidence, so that is why it is a good practice, everybody should do this। Then Sundar C again so regular, very good answer once again। दमन बहुत carefully and बहुत sincerely पूरा वीडियो देखा and see what is purple revolution, what is this national war memorial। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही एक्चुअल एग्जाम में काम आएगी। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आखिर मोमेंट पे हमने बिंज कर लिया और उसके बाद सब सही हो जाएगा, ओके। ओके, वन बाय वन हम यूटीज और स्टेट्स को न्यूज़पेपर में ही कवर करते हैं। 28 और देन 8, 36 दिन में ये पूरा कवर हो जाएगा। अदिति वेरी गुड, नेशनल वॉर मेमोरियल, लगून वेरी गुड, चंदन वेरी नाइस, दमन, कीर्ति सी सो सिंसियर सो सिस्टमेटिक, वेरी गुड, चाहे वो सबमिशन हो चाहे आंसर राइटिंग हो, वंडरफुल। सुंदर, दमन वेरी गुड, नेहा, अजय, राम नरेश, देन कुंचिकल यस कंफर्म, देन दमन, अमरेश, अरविंद। सी एनसीईआरटी के लिए थोड़ा सा और टाइम दो, मैं 15th of this September को मेंस कवर होगा, उसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो एनसीईआरटी है, ओके। सारी एनसीईआरटीज कवर करा दूंगा 9th to 12th तक का, और बिना जल्दबाजी के कराऊंगा, आराम से सिस्टमेटिकली हम उसको पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, August 18th। So this is the front page of the Hindu and then this is the second page। ये है रीस्टोरिंग हिस्ट्री। नाउ सी, ये मॉन्यूमेंट्स हैं और मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, हमारी हेरिटेज होता है, हिस्टोरिक प्लेसेस, कल्चर में पढ़ते हैं ना सीसीआरटी भी। ये उस टाइम का आर्किटेक्चर बताते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स बताते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन में किस मटेरियल का यूज़ किया था एट्सेट्रा। सो दे आर लाइक गेटवेज है पास्ट के, और इन गेटवेज को, इन मॉन्यूमेंट्स को, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा विरासत है, इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। रीस्टोरिंग हिस्ट्री, स्पेशल लैंडमार्क रिस्टोरेशन वर्क अभी प्रोग्रेस में है, बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ, इट्स डोम कोलैप्स्ड ऑन मंडे फॉलोइंग हैवी रेन। अब पुराना स्ट्रक्चर हो जाता है, जो वेदर का इतना ज़्यादा एडवर्सरी इतने सालों से झेला है, तो इनमें रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, रिपेयर वर्क इज अगेन रिक्वायर्ड। एंड लखनऊ इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, दिस इज लखनऊ। एक चिकनकारी करके एक शब्द होता है, वो क्या होता है, टेल। दिस इज रीस्टोरिंग हिस्ट्री। अब ये है एनएफ रेलवे प्लान्स रोपवे टू कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या टेम्पल तक एरियल डिस्टेंस के थ्रू, मतलब रोपवे के थ्रू, ऐसे यहाँ पर दिस एक टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा अराउंड 1.5 किलोमीटर का ये बना रहे हैं। एरियल डिस्टेंस जो है दिस इज अराउंड 1.5 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा रिवर सदर्न बैंक, यहाँ पर नीलांचल हिल पे ये बनेगा कामाख्या। तो पिलग्रिम्स जो हैं, विजिटर्स हैं, उनको बड़ा ईज हो जाएगा, टूरिज्म इससे बढ़ेगा, असम में पैसे आएंगे, टूरिज्म इज गुड। सो इसका नोड मिल गया है। रोपवे वुड बी द सेकंड इन द सिटी आफ्टर 1820 मीटर वन कनेक्ट गुवाहाटी एंड नॉर्दर्न गुवाहाटी अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो है ये 2020 में ओपन हुई थी, लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस अ रिवर। और अब ये सेकंड जो रोपवे बन रही है कामाख्या की, ये 1.5 किलोमीटर लंबी बन रही है। तो दिस इज अगेन गुड। Then this is Godavari flows above danger mark in Telangana।
सिचुएशन अभी थोड़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे। स्वॉलन गोदावरी कंटिन्यू टू फ्लो नियरली 1 फुट अबव द डेंजर मार्क, भद्रचालम एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स में। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंद्रावती, प्राणहिता। तो हाई अलर्ट इशू हो गया है, लाइफ पैरालाइज्ड है। फ्लडिंग इज अ डिजास्टर, फ्लड्स, रिवर फ्लड्स एक डिजास्टर होता है। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर गोदावरी। मैं वन बाय वन ऐसे करके आपको सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कुछ 20-25 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है, वन बाय वन हम सारी रिवर्स पे एक शॉर्ट नोट बनाते हैं। सो टुडेज रिवर इज गोदावरी, टुडेज रिवर इज गोदावरी। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी कहाँ से ओरिजिन होता है, गोदावरी किन राज्यों से पास हो रही है, इन सब पे एक बहुत शॉर्ट प्रिसाइज नोट बनाइए। दिस इज गोदावरी। इसकी ट्रिब्यूटरीज का भी नाम बताइए, इंपॉर्टेंट डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स है उसके नाम भी बताइए। ये असम राइफल्स है, असम राइफल्स के जवान ने ड्रग्स सीज किया फ्रॉम दिस मणिपुर। और सिविक एक्शन हेल्प्स असम राइफल्स थ्वाट स्मगलिंग। हम सिलेबस में पढ़ते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो सी जो सिक्योरिटी होता है वो केवल फौज का काम नहीं है, असम राइफल्स या मिलिट्री एटसेट्रा का, इसमें सिविक एक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब लोकल पुलिस, लोकल इनपुट। So this is good. Civic action helps Assam Rifles thwart smuggling. Force gains crucial inputs from locals. तो जब भी आपको ऐसे किसी केस स्टडी में अगर कुछ सजेशंस देने हैं तो ये लोकल्स कभी भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, और जो लोकल पुलिस है उसका कोऑपरेशन एंड इंटेल भी ज़रूरी होता है। सो दिस अगेन वी नीड टू कीप इन माइंड। तो असम राइफल्स डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, गेन एक्सेस टू क्रिटिकल एरिया फॉर पेट्रोलिंग। और असम राइफल्स का एक्चुअली मैंडेट है ये इधर का इंटरनेशनल बॉर्डर भी प्रोटेक्ट करना। सो द कंट्री ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये रेज हुआ था काखर लेवी इन 1835 असम में, एंड रादर द लैक ऑफ इट इन स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सम विलेजेस अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो असम राइफल्स, असम राइफल्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? टेल, how do you pronounce this word? Okay, so this is Assam Rifles. Then this is wrist wonder, wrist wonder. So women selecting bangles near Charminar in Hyderabad on Wednesday. This is handicraft artisan welfare association ने ऐसा यहाँ पे GI टैग लाख बैंगल्स का यहाँ पे शो किया था, डिस्प्ले किया था। तो दिस इज अगेन वन टेम्पलेट। जब कभी ऐसी बात करनी है, लोकल आर्टिसंस को आपको बढ़ाना है, तो जीआई टैग यहाँ पे लाख बैंगल्स का और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का ऐसे मेला लगाओ, कुछ फेयर ऑर्गेनाइज करो और वहाँ पे फुटफॉल होगा एंड लोग उसके बारे में जानेंगे। सो दिस इज गुड। सो दिस इज दिस पेज नंबर 5, फाइंडिंग अ होम। यहाँ पे बात है एडॉप्शन। कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा काफ़ी बच्चे ऑर्फन भी हुए। अब ये पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्फन बच्चों का भविष्य उनका पूरा सिक्योर किया जाए। फाइंडिंग अ होम, उनको नया घर प्रोवाइड किया जाए। एस्टैब्लिश्ड एडॉप्शन प्रोसेस शुड नॉट बी बाईपास टू इंक्रीज द नंबर। अब देखो एडॉप्शन ऐसा होता है ना, इसमें बहुत, दिस इज नॉट लाइक कि यू आर गोइंग टू सम मार्केट प्लेस एंड परचेजिंग समथिंग, नो। यह एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है ये, और एक ड्यू प्रोसेस फॉलो की जाती है, फैमिली का वेटिंग किया जाता है, उनके बारे में जांच की जाती है, देन बहुत इट इज़ अ वेरी थॉरो प्रोसेस, और ये ज़रूरी भी है, थॉरो प्रोसेस भी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अगेन बच्चे का फ्यूचर है ये। सो द आइडिया इज, इस थॉरो प्रोसेस के कारण एडॉप्शन स्लो हो जाता है, बट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बाईपास नहीं करना चाहिए टू इंक्रीज द नंबर। प्रोसेस के थ्रू ही ये प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। तो पॉलिसी इंटरवेंशन विदाउट नॉलेज ऑफ ग्राउंड रियलिटीज से क्या होगा, वो बैकफायर हो जाएगा। नंबर्स तो हम बढ़ा देंगे कि से इतने बच्चे अडॉप्ट हुए, बट व्हाट अबाउट कि वो जेन्युइन हुआ या कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुआ, वो चीज़ किसी भी बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज दैट। वेदर द रीसेंट रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पैनल का है कि अबैंडन चिल्ड्रन इनटू द एडॉप्शन प्रोसेस फुलफिल करेगा पैरामीटर। सी सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, इवन फैमिली को भी टेस्ट किया जाता है सर्टेन पैरामीटर्स में, और तब फिर एडॉप्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है। रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन लॉ। तो अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज पे डिस्कशन कर रही है, और एक ह्यूज मिसमैच देखा गया है, पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। मतलब डिमांड ज़्यादा है, लोग बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट अवेलेबिलिटी कम है। तो इसके लिए अगेन प्रोसेस को सिस्टमेटिकली ओवरऑल करें, बट ग्राउंड रियलिटीज़ को हम नहीं भूलें। रिपोर्ट ने बोला कि जैसे 2 मिलियन ऑर्फन्स है कंट्री में, बट 2430 बच्चे ही अवेलेबल हैं फॉर एडॉप्शन।
It is true that there are always more people wanting to adopt children than the number of children actually available for adoption. तो हिस्टोरिकली इसमें ऐसे गैप बनता जा रहा है। इंडिया में एक बॉडी है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, इसने भी नंबर्स यहाँ पे बताए। वेटिंग टाइम जो है वो से 3 साल फ्रॉम 1 ईयर, वेटिंग टाइम भी अच्छा खासा इसमें होने लग गया है। तो द आइडिया इज प्रोसीजर को डाइल्यूट नहीं करना है, प्रोसीजर टाइटन ही रहना चाहिए, लीगल ही रहना चाहिए, और फिर देन इनोवेटिव हम सोचें कि प्रोसेस स्पीड अप कैसे कर पाए। सो द आइडिया इज कि ये इन कंट्री इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए कारा मॉनिटर करती है, जो रिक्वायर्ड भी है चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि कोई इलीगल वर्क यहाँ पे नहीं हो, इलीगल वर्क यहाँ पे नहीं हो। तो कंट्री शुड टेक केयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, but even as it acknowledge that institutionalization may be detrimental over the long term, equal attention to the finer aspects of child care, finer aspect of child care। बच्चे कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं कि बाजार से जाके खरीद के ले आओ। Allow itself to be guided by child-centric philosophy, so there are no shortcuts in ensuring orphan children come to no harm। तो बहुत सारी चीज़ों के शॉर्टकट नहीं होते हैं, यहाँ पर भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज दिस इज ओवर जीलस जुडिशियल इंटरवेंशन इज नो आंसर, अ बैड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स बॉडीज। एक्चुअली क्या होता है, हर कंट्री में उनका एक स्पोर्टिंग बॉडी बना देते हैं। जैसे इंडिया में फुटबॉल का है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब ये रजिस्टर्ड होती है से इंटरनेशनल बॉडी में भी, फीफा। ये फीफा जो है ये इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बॉडी है। तो फीफा का फुल फॉर्म बताओ, आई थिंक इट्स अ फ्रेंच वर्ड फीफा। तो द पॉइंट इज ये इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है ना। फिर एक टाइम था जब उसने इंडियन कमिटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया था। वाई? बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एटसेट्रा। सिमिलर चीज़ कुछ हो रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। लेट अस सी, इस जो पॉलिटिक्स के कारण जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको बहुत लॉस होता है। सो दैट इज़ वाई इसको प्रायोरिटी में करेक्ट करने का ज़रूरत है, इसको यहाँ पे सॉल्व करें। बिकॉज अभी अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप भी होने वाला है, हम फुटबॉल को वैसे भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द जियो पॉलिटिक्स ऑफ 4th ताइवान क्राइसिस, इसमें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है। चाइनीज़ पॉलिटिक्स देखो ऐसा है, 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ, डेमोक्रेटिक गए ताइवान, और जो मेन स्ट्रीम मेनलैंड में थे वो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब इस कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत कोशिश की कि ताइवान जो एक आइलैंड है इसको भी कैप्चर कर ले अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी। मिलिट्री माइट उस टाइम पे जो चाइना है इतना स्ट्रांग था नहीं, तो चाइना बिकॉज यूएस डेमोक्रेसी ताइवान को प्रमोट करता था, तो चाइना कुछ कर नहीं पाया। प्लस चाइना को यहाँ पर यूएसएसआर जो फॉर्मर यूएसएसआर है, तब चाइना और यूएसएसआर की भी नहीं बनती थी, तो चाइना को अगस्त दिस यूएस का भी हेल्प चाहिए था। सो इन पूरे कॉन्टेक्स्ट के कारण जो माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग के टाइम पर भी चाइना ने ताइवान को फुली एनेक्स करने पर नहीं पॉसिबल हो पाया। अब क्या होता है, अब जैसे शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, शी जिनपिंग अभी मोस्ट प्रोबेबली जो 3rd टाइम भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यहाँ पे चीफ बन जाएंगे। बट द पॉइंट इज शी जिनपिंग जो डॉक्ट्राइन है वो है मिलिट्री माइट। और एक अंडर करंट ऐसा भी होता है कि मिस्टर शी जिनपिंग वांट्स हिमसेल्फ टू बी एस्टैब्लिश्ड in the ranks of like say Mao Zedong, great leaders। तो द आइडिया इज, इसलिए ये जो ताइवान है ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू भी बन जाता है चाइनीज लीडरशिप के लिए कि ताइवान तो हमें कैप्चर करना ही है। ये वहाँ का अंडर करंट होता है, ताकि वन चाइना पॉलिसी उनकी कंप्लीट हो पाए, नेशनल रीयूनिफिकेशन कंप्लीट हो पाए। बट बिकॉज यूएस ताइवान के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर चाइना को डिफिकल्टी आती है। यूएस प्रेसिडेंट जैसे पहले ट्रूमैन ने नेवी शिप भेज दिया था 7th फ्लीट यहाँ पे, और फिर इसके बाद 54-58 में भी कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। फिर सोवियत का प्रॉब्लम हो गया तो चाइना आगे नहीं कर पाया। देन 1995 में फिर से ड्रिल्स वगैरह किया, बट यूएस प्रेसिडेंट ने वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, फिर कुछ नहीं हो पाया। अब आज की डेट में इक्वेशन बदल गई है। आज की डेट में जो यूएसएसआर है, सोवियत है, अब ये बन गया है रशिया, और रशिया और चाइना की बहुत दोस्ती हो रही है आजकल। तो चाइना अभी रशिया की तरफ से अपने को लाइक सेफ फील कर रहा है, तो चाइना अब फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकता है यूएसए पे। प्लस चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तो बन गया है,
डेंग जियाओपिंग पॉलिसी। अब चाइना खुद को रीजनल सुपर पावर भी बनाना चाहता है, और अगर वो ताइवान को कैप्चर करने में फेल होता है तो उसका ये जो सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर बनने का जो एम्बिशन है वो डेंट हो जाएगा। तो चाइना यहाँ पे खुद को प्रूव करने में ज़्यादा लगा हुआ है। दिस इज़ द फिलॉसफी जो भी चाइना की यहाँ पे चल रही है। तो अभी फोर्थ ताइवान क्राइसिस भी स्टार्ट हुआ, पेलोसी का जो विजिट हुआ दिस ताइवान पे। अब सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। जो यूएसए है वो हमेशा से एक पॉलिसी अपनाते रखा था, पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, मतलब कुछ क्लियर कट मत बोलो। बीइंग एम्बिगुअस, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द यूएस वुड कम टू ताइवान्स डिफेंस, मतलब आएगा या नहीं आएगा नोबडी नोज, एक एम्बिग्यूटी यूएस ने बना रखा था। बट बाइडेन के जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो बाइडेन ने क्लियर कहा है कि वो यहाँ पे ताइवान को बचाने आएंगे। चाइना का क्या किस नज़रिया होता है, बिकॉज हर चीज़ के नज़रिए होते हैं। हमारा नज़रिया ताइवान के लिए अलग है, चाइना इसको कैसे देखता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो चाइना सीज ताइवान एज द लास्ट वेस्टीज ऑफ इट्स सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ रिवेंजफुल राइज है। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज ड्रिवन बाय रिवेंज। चाइना का जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हुआ, देयर इज नो डाउट, यहाँ चाइना पे एट्रोसिटीज भी हुई। अब चाइना इसका लाइक रिवेंज लेने के लिए काइंड ऑफ लाइक ड्रिवन दिखता है। जो ह्यूमिलिएशन, चाइना की सेंचुरी ह्यूमिलिएशन था वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ओपियम वॉर 1839-42, और क्लासिक कल्प्रिट यहाँ पे अगेन अंग्रेज हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स द आइलैंड बैक फॉर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो चाइना में ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। तो जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो ताइवान को मिलाना चाहती है ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाए। ओपियम वॉर में चाइना पे डिफ़िकल्टी हुआ, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था ना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बन गए थे। फिर जापानीज कॉलोनी 1895 में आती है। जापान भी एक बहुत बड़ा इंपीरियलिस्टिक पावर था और बहुत एट्रोसिटीज़ की है इसने चाइना पे। जापान डिफीट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ताइवान जो था वो वापस नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास आया, जिसको रूल करती थी कुओमिंटांग पार्टी। चियांग काई शेक उसके लीडर थे। बट एक लॉन्ग मार्च होता है, 1949 में सिविल वॉर होता है, और यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है कुओमिंटांग, चियांग काई शेक की, ये हार जाते हैं सिविल वॉर को। तो डेमोक्रेसी को चाइना से भागना पड़ता है और वो शरण लेते हैं ताइवान पे, और बस तब से ये लड़ाई चल रही है। Since then, Taiwan has remained a self-ruled island, while national reunification has stayed one of the most important promises and objectives of the CCP. तो अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये और मुद्दा दिस बड़ा बनता जा रहा है। तो यूएस ने भी यहाँ पे किया, बिकॉज यूएस भी अपनी हेजेमनी कॉन्टिन्यूसली चैलेंज हो रही है। अभी अरब वर्ल्ड में यूएसए का फ्लॉप शो हो रहा, इकोनॉमी में भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो यूएस भी इसको बहुत सीरियसली ले रहा है इस मैटर को। सो द आइडिया इज ताइवान कैप्चर करना एक चीज़ होगा, और उसको मेंटेन करना, वहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होगा। तो इतना इजी नहीं होने वाला है ये। और अगर चाइना ये करने पर फेल होता है तो चाइना की जो एम्बिशंस है ग्लोबल सुपर पावर बनने की, वो भी उस पर एक डेंट लग जाएगा। तो द आइडिया इज, यहाँ अभी देखते हैं फोर्थ ताइवान स्ट्रेट में क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड आज का सवाल भी है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ ताइवान क्राइसिस, और इस पूरे को हमें देखना है इंडिया के इंटरेस्ट के एंगल के अकॉर्डिंग। The maritime partnership is still a work in progress Indian Ocean littoral countries में, Indian Ocean littoral countries में maritime cooperation। एक्चुअली जो इंडियन ओशन है इसमें जितनी भी कंट्रीज है इनका कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इंडियन ओशन इज नेक्स्ट बिग थिंग। इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक इज नेक्स्ट बिग थिंग। तो ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ, देन एशियन कंट्रीज हो गए, यूएस की भी ऑब्वियसली प्रेजेंस यहाँ पे रहेगा। लेट अस सी द सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर आईएएस पोस्टिंग। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको राज्य अलोकेट हो जाते हैं, काडर मिल जाते हैं। अब कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का काडर का ऑफिसर है तो वो अपने काडर में ही रहना पसंद करता है। जैसे बिहार मिल गया तो वो बिहार में ही रहना पसंद करेगा, बजाय वो सेंटर पे डेप्यूटेशन पे जाने की। बिकॉज सेंटर पे डेप्यूटेशन जाएगा तो वो जो पर्क्स प्रिविलेजेस स्टेट की होती है वो एट टाइम्स नहीं वर्कआउट हो पाती है। तो द पॉइंट इज, सेंटर में बड़ा शॉर्टेज हो जाता है ऑफिसर का यूनियन पे। राज्यों से कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर यूजुअली सेंटर जाने से बचता है। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। प्लस जो गवर्नमेंट जॉब है, जैसा मैं आपको पहले भी बताया हूँ, गवर्नमेंट जॉब अब पहले जैसी नहीं रही है। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क होते हैं, एक्सट्रीम यहाँ पे दिस प्रेशर भी होता है, टाइमली सब कंप्लीट करना एंड ऑल। दिस इज़ नॉट ईजी, दैट ईजी। प्लस जिस तरीके से अब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं,
तो लेट अस सी, जैसे लेटरल एंट्री अब होने लग गया है, लेटरल एंट्री हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के भी अब सीधा उनको ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूड किया जा रहा है। सो द आइडिया इज कि जैसे आईपीएस में भी बड़ी सीवियर शॉर्टेज है, आईपीएस ऑफिसर ही यूजुअली सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ इनके चीफ बनते हैं, सीबीआई, एनआईए, यहाँ भी शॉर्टेज है, शॉर्टेज हर जगह है, इवन आर्मी में भी बहुत शॉर्टेज चल रहा है। सो द आइडिया इज कि इसको किस तरीके से हम एंटायर सिस्टम को ही ओवरहॉल करें, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी में एक और प्रॉब्लम चलती है कि ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट है। क्या इंडिया को ब्यूरोक्रेसी ने फेल कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैंने आपको द हिंदू का एक आर्टिकल बताया था ना कि ये जो ब्यूरोक्रेसी एंड दिस जो ऑरा ग्लोरी जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं दिस, तो द पॉइंट इज़ कि क्या इसमें सब्सटेंस भी है, इसमें क्या सब्सटेंस भी है, या फिर इट्स ऑल एयर। द पॉइंट इज दिस कि एक्चुअल में कितना वर्क डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस ऑर्डिनरी पीपल, हमको बस सिलेक्शन तक की स्टोरी पता चलती है। जैसे मूवीज़ होती है ना, बॉलीवुड मूवीज़, हैप्पी एंडिंग्स हो गया, उसके बाद पता नहीं आगे क्या है। तो सिमिलरली ये ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि एक पर्सन है जिसकी कोई एक रैंक आ गई से अर्ली 20s 30s में, देन पूरा जो नेक्स्ट 30 ईयर है वो केवल उसी रैंक के बेसिस में वो कटेंगे। दिस इज रॉन्ग थिंग। उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए टाइम टू टाइम, और ये इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि एग्जाम टॉप करना एंड देन एज अ ऑफिसर, एज अ वर्कर आपने ग्राउंड ड्यूटी पे कितना काम किया, इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। इवैल्यूएशन होना चाहिए वहाँ पे, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। सब जगह अभी यही सवाल उठ रहा है कि ये जो आईएएस आईपीएस है, इनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। इस पे भी एक दिस अक्सर अभी ऐसे सवाल अंडर करेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो डिबेटेबल है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन भी होने लग जाता है, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये काइंड ऑफ लाइक सेंटर के एजेंट्स, इनको एक रिपोर्ट में बोला गया था, सेंटर स्टेट रिलेशंस था। आई थिंक कौन सी कमेटी थी जिसमें ये कहा गया था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, क्या इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए, इस बात पे सवाल उठे थे। आंसर वो कौन सी कमेटी थी, सेंटर स्टेट रिलेशन, बिकॉज इससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है एट टाइम्स। सो दिस इज सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर आईएएस पोस्टिंग। डेटा अपॉर्चुनिटी है G20, अभी G20 का जो बिल था वो वापस पुल बैक हो गया है, अभी नया बिल आएगा। स्टॉक चेंजेस अक्रॉस स्टेट्स, जीएसटी रिटर्न, 5G स्पेक्ट्रम, आईटीआर इतने फाइल हुए, पावर कंजम्पशन एंड रोजगार आंदोलन। अब देखो, अंटार्कटिका का वीडियो देखा था हमने। अब अंटार्कटिका तो एक प्रॉपर लैंड थी, कॉन्टिनेंट था। आर्कटिक इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ लाइक ग्लेशियर्स, आइस, लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है ये। अब बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये आर्कटिक मेल्ट हो रहा है। आर्कटिक मेल्ट हो रहा है तो ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, आर्कटिक मेल्ट हो रहा है। तो एक रिपोर्ट आई, आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट रिपोर्ट, इसने बताया कि आर्कटिक बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है, और इसके कारण क्या होगा, जैसे कि आइस कम हो रही है बैरन सी में, कारा सी में, है ना, तो यहाँ पर दिस आइस कम हो रही है। आप एक होमवर्क करो और ये बताओ, ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल जो से 66.5 डिग्री के ऊपर वाला हो जाएगा लैटिट्यूड, ये जो आर्कटिक सर्कल है इसमें कौन कौन से सीज आते हैं और आर्कटिक सर्कल में कौन सी कंट्रीज आते हैं। मैपिंग का ये अच्छा सवाल है, ट्राई टू आंसर। आर्कटिक सर्कल के सीज एंड दिस कंट्रीज, गूगल अर्थ मैप ऑन करिए एंड ट्राई टू लोकेट। ओके, तो द आइडिया इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, एवरेज 1.5 डिग्री तक बढ़ गया है, और इससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ दोनों जगह मेल्ट हो रहे हैं। तो इसी को बोला गया है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो द आइडिया इज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस एयर टेम्परेचर एंड नेट रेडिएशन बैलेंस टेंड टू प्रोड्यूस लार्जर चेंजेस इन नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो, गर्मी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, इक्वेटर पे शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट नॉर्थ एंड साउथ पोल जो ऑलरेडी बहुत ठंडे थे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा, ज़्यादा आइस पिघलेगी। तो ये एम्पलीफाई हो जाता है आर्कटिक पे, जो रिजल्ट्स हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, आइस एल्बिडो, लैप्स रेट, फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी इसके कॉजेज है। जैसे अल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, सनलाइट आई और वो कितना रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। हाईएस्ट एल्बिडो किसका होगा, टेल, स्नो का हाईएस्ट होगा या फिर किसी ब्लैक बॉडी का हाईएस्ट होगा अल्बिडो, आंसर। तो लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, सब एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं कि आर्कटिक में
आइस कम हो रही है, आर्कटिक ओशन में आइस कम हो रही है और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। एएमएपी ने भी यही बताया, टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, देन ग्रीनलैंड में भी आइस शीट अब पहले जितनी बड़ी दिख नहीं रही है, शीट्स मेल्ट होगी, 7 मीटर तक सी का टेम्परेचर राइज होगा। 7 मीटर मतलब जैसे अपना मुंबई वगैरह ये जो शहर है डूब जाएंगे अगर इतना होगा तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। मालदीव्स डिसअपियर हो जाएगा, दिस इज़ द प्रॉब्लम। बहुत सारे पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया कंट्रीज डिसअपियर हो जाएंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। आर्कटिक ओशन है, इसके कारण एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है, सैलिनिटी भी बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट आ रहा है ना। देन इसके बाद डिपेंडेंट स्पीशीज बन रही है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, देन दीज ऑल फ्लोरा एंड फोना यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब पर्मा फ्रॉस्ट होती है, मतलब वो जमीन हमेशा बर्फ से ढकी हुई है, वो भी पिघल रही है, मीथेन रिलीज हो रही है, कार्बन रिलीज हो रही है, तो ये विशियस सर्कल चालू हो जाएगा, विशियस सर्कल जिसको कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी ये लग रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया रिलीज हो जाएंगे तो वो फिर अगेन जूनोटिक डिसीजेज या बैक्टीरियल थ्रेट बनेगा। इंडिया भी सेफगार्ड नहीं है, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही हैं, साइक्लोन्स, वाटर ड्रॉट, इवन जो मानसून है वो भी एराटिक हो गया है। सो द आइडिया इज दिस आर्कटिक को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमने एक इंडिया ARC डिप्लॉय किया था, आर्कटिक मिशन है, इसकी ऑब्जर्वेटरी है स्वालबार्ड में, यहाँ पे सीड्स का भी एक सेंटर है, ये आर्कटिक ओशन रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टडी कर रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बताया, प्राइमरी रीजन है मेल्टिंग आर्कटिक आइस एंड आर्कटिक डज नॉट रिमेन आर्कटिक, और आर्कटिक में डिफिकल्टी आएगी तो पूरे वर्ल्ड में डिफिकल्टी आएगी। Love among the ruins, notes on a city full of grace and charm. Lucknow is very beautiful. Then this is how do you use likely and liable. Likely मतलब probable है, he's likely to get married, it is likely to rain, he's not likely to be promoted, like that. Liable मतलब आपने कुछ काम किया तो liability आपके ऊपर है, possibility. I am liable to catch cold in this weather. I am liable to catch cold in this weather. और फिर इसमें ठंड में आइसक्रीम भी खा ली तो liability खुद की है। Everyone is liable to make mistakes. Mistakes होना बहुत कॉमन बात है, to err is human. Everyone is liable to make mistakes, but mistakes से सीखना भी चाहिए हमें, अगेन जो हमको फिर ह्यूमन बनाता है, और रिपीट नहीं करना चाहिए। He is liable to be prosecuted for what he has done. तो this is likely and liable. Inoffensive and unoffending. Offend करना मतलब किसी को से offend हो रहा है, that person is feeling offended. Unoffended उसका just opposite हो जाएगा। Inoffensive is opposite of offensive. Unoffending is the opposite of offending. Okay? Inoffensive थोड़ा derogatory connotation भी होता है कि वो person offend करने के लायक ही नहीं है। Egregious का मतलब होता है standing out from the flock. Okay? Then this is, I don't know when he's going to Delhi. So this is English. And then this is Word News, Outsider, UGC. This is again important. Supreme Court reserves verdict on same day sentencing. See, justice delayed is definitely wrong. Justice delayed is justice like denied. But justice hurried, जल्दबाजी का डिसीजन तो और गलत है. Justice hurried is justice buried. दिल्ली का PM 2.5 लेवल बढ़ गया है। AQI में कौन कौन सी गैसेस हम मेजर करते हैं, पॉलिटेंट्स आंसर। सेंटर प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस। अभी हम जो मेंस क्लास है और प्रीलिम्स क्लास है स्पेसिफिकली, उसमें हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो आज इसको मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, MSP रिलेटेड चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग, बस एक क्लास और चाहिए, ये पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्रीकल्चर। और फिर इसके बाद हमसे आगे बढ़ेंगे और हम पिक करेंगे फिर दिस कोर इकोनॉमिक्स और मेंस कंटिन्यू रहेगा। मेंस में आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। तो द आइडिया इज, यहाँ पे अगेन बात है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ राइस का, फूड ग्रेन विच इज अ गुड थिंग। पैडी कल्टिवेशन बढ़ा है, पैडी नहीं, राइस, मेज, ग्राम, पल्सेस, रैपसीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड, शुगर केन सब बढ़ा है। हमने पढ़ा था ना, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जायद क्रॉप। वीट का आउटपुट भी एक्सपेक्टेड है 130 मिलियन तक रहेगा, प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड दिस मच टन, लेट अस सी। तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा है, which is a sign of some relief. Then श्रीलंका readies new package aimed at Indian tourists. श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पे है, इंडियंस को इनवाइट कर रहे हैं। देन यहाँ पे शिप भी ये बुला लिया चाइना की। देन ग्लिचेस दिस CUET 4th phase.
India China troops to take part in Russia war game in Vostok. British worker need to work harder. Trump critic this. Israel Turkey फिर से restore full relation. See, word बहुत practical हो गया है आज के टाइम पे. ऐसे ये कुछ भी बातें करते हैं, बट जब इकोनॉमिक और दिस जियो स्ट्रैटेजिक बातें आती है, दे बिकम फ्रेंड्स. इजराइल एंड टर्की रीस्टोर फुल रिलेशंस. ऐसी इजराइल और दिस अरब वर्ल्ड की भी बहुत अच्छी दोस्ती अभी हो रही है. देन दिस इज क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सपैंडेड टू एड हॉस्पिटैलिटी. रुपीस थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ. यूके 10.1%. 10.1% इज ह्यूज नंबर, क्रेजी नंबर. 10.1. एक होता है गैलपिंग इन्फ्लेशन. ये क्या होता है? टेल. गैलपिंग इन्फ्लेशन. ईज करे ऑयल बाइज फ्रॉम रशिया. सेंटर थ्रेशोल्ड प्रोसिक्यूशन अंडर कस्टम्स एक्ट. देन ओपेक ऑयल डिमांड. फार्म लोन. देन दिस इज रिटेल COVID-19. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड दिस इज 18th of August. ओके, मैंने नोट्स इसके फिर से बना के यहाँ पे लगा दिए. ऑलराइट, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, और अब हम फिर प्रीलिम्स एंड मेंस में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.